हेलो दोस्तों। गुड मॉर्निंग। राम राम। राधे राधे। जय श्री राम। कैसे हो आप सब लोग? वेलकम टू माय चैनल एग्जाम सूत्र। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप लोग स्वस्थ हो, व्यस्त हो और अपनी पढ़ाई में मस्त हो। दोस्तों, मेहनत लगातार करते रहना, मेहनत को लगातार करते रहना है, तभी आप अपनी मंजिल तक पहुंच पाओगे। और जितनी अधिक मेहनत करोगे आपके अंदर से, दिल से, उतनी ही खुशी से आप उस चीज़ को महसूस कर पाओगे कि मेहनत करना कठिन नहीं होता। हाँ, कुछ अलग वक्त कुछ परेशानियाँ हो सकती हैं, लेकिन कठिन नहीं होता। चलिए दोस्तों, अब आज हम बात करते हैं राजस्थान करंट अफेयर की और आर्ट एंड कल्चर की। आज का मोटिवेशन कोट: आँखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, यही तो समय है कुछ करने का, इसे खोना नहीं है। हाँ जी दोस्तों, समय बहुत बलवान है, क्योंकि समय रुकता नहीं है। समय निकलता जाता है और एक दिन ऐसा निकल जाता है कि फिर हमारे हाथ में कुछ भी नहीं होता। तो प्लीज़ उस दिन पश्चाताप करने से अच्छा है कि आज ही हम अपनी सफलता का मार्ग बना लें। चलिए बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। रामगढ़ क्रेटर से संबंधित निम्नलिखित कथनों को पढ़िए एवं सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला ऑप्शन है, रामगढ़ क्रेटर पर हालिया संपन्न भूवैज्ञानिक शोध को लूनार एंड प्लेनेटरी साइंस कॉन्फ्रेंस 2026 में प्रस्तुत किया जाएगा। और सेकंड, यह देश का दूसरा अधिसूचित भू विरासत स्थल है। इसमें ऑप्शन एक ही सही है। रामगढ़ क्रेटर कहाँ पर है? बारां में। इसका उपनाम रामगढ़ एस्ट्रोब्लेम। और इसका व्यास कितना है रामगढ़ क्रेटर का? 3.2 किलोमीटर। और रामगढ़ क्रेटर की खोज किसने की? खोज कब की? 1869 में की गई और फ्रेडरिक रिचर्ड मलेट के द्वारा की गई। देश की प्रथम जियो हेरिटेज साइट का दर्जा किसे दिया गया? देश की प्रथम जियो हेरिटेज साइट का दर्जा रामगढ़ क्रेटर को दिया गया। और इसके रामगढ़ क्रेटर के किनारे पर भंडदेवरा शिव मंदिर स्थित है। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ की एकीकृत क्लस्टर विकास योजना कब तक प्रभावी रहेगी? 31 मार्च 2029 तक। एकीकृत क्लस्टर विकास योजना कब आई थी? 2024 में। और कब तक रहेगी? 31 मार्च 2029 तक। पेश कब किया गया था? 4 दिसंबर 2024 को। और लागू कब की गई थी? जनवरी 2025 में। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य MSME में हस्तशिल्पी को एक साथ लाकर विकास के कार्य करना। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं आगे। 7 जिलों में CFC का निर्माण, कॉमन फैसिलिटी सेंटर बनाया गया, जिसमें भरतपुर, 7 जिले कौन कौन से हैं? भरतपुर, दौसा, जयपुर, कोटपुतली, बहरोड और फलोदी, हनुमानगढ़ और बालोतरा। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। राजस्थान के सभी विद्यालयों में महाराणा प्रताप का राज्यारोहण दिवस का आयोजन कब किया गया? महाराणा प्रताप कब किया गया? सॉरी दोस्तों, इसका मैं आंसर नहीं लिख पाई, कल आपको ज़रूर बताऊंगी। महाराणा प्रताप का जन्म कहाँ हुआ? मई 1540 को। कब हुआ? मई 1540 को। कहाँ हुआ? बादल महल, कुंभलगढ़ के कटारगढ़ में हुआ।
पिता का क्या नाम था? उदय सिंह। माता का क्या नाम था? जयवंताबाई। और पत्नी का क्या नाम था? अजब देव पंवार। और बेटा कौन था? अमर सिंह। घोड़ा चेतक। हाथी का नाम राम प्रसाद। और समाधि कहाँ पर है? बलिदा राजसमंद में। महाराणा प्रताप को अधीनता स्वीकार करवाने के लिए अकबर ने 4 शिष्टमंडल भेजे। 4 शिष्टमंडल भेजे। उनको याद करने की ट्रिक, जमा भट्टो यानी माँ से मान सिंह, वैसे भगवंत दास, टैसे टुटुमल और जैसे जगदेव। महाराणा प्रताप खेल यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? जयपुर में। महाराणा प्रताप सर्किट जो कि बजट में 100 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए हैं, वो उदयपुर को कहाँ पर महाराणा प्रताप सर्किट किन को जोड़कर बनाया जाएगा? उदयपुर, चित्तौड़, कुंभलगढ़, दिवेर, गोकुंदा, हल्दीघाटी और चामंड, इन सभी का संबंध महाराणा प्रताप के साथ है। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। हाल ही में दुनिया की सबसे छोटी जंगली बिल्ली रस्टी स्पॉटेड कैट राज्य के किस अभयारण्य में देखी गई? शेरगढ़ अभयारण्य में देखी गई। शेरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य। शेरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है? बारां में। और शेरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य को सांपों की शरण स्थली भी कहा जाता है। राज्य में कैराकल बिल्ली कहाँ पर देखी गई? मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान में देखी गई। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं आगे। और राज्य की प्रथम लायन सफारी नाहरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य में है। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। राजस्थान वन विभाग द्वारा प्रदेश में वन्यजीव हेल्पलाइन नंबर कौन सा जारी किया है? 1926। राजस्थान में कुछ हेल्पलाइन नंबर हैं जो कि मैं आपको एक साथ एक ही बार में उपलब्ध कराऊंगी। वन्यजीव के हेल्पलाइन नंबर 1926। राजस्थान संपर्क पोर्टल के 181। आपदा प्रबंधन के 1070। चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर कौन से हैं? 1098। और एनिमल एम्बुलेंस के 1962। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। राजस्थान निवासी IAS अधिकारी निशांत कुमार द्वारा प्रोजेक्ट जलधारा किस राज्य में प्रारंभ किया गया है? आंध्र प्रदेश में। और यह जोधपुर के, इनका जन्म जोधपुर में हुआ है और इनको वर्तमान में आंध्र प्रदेश कैडर मिला है। अन्नामय्या के जिला कलेक्टर बने हैं ये वर्तमान में। और यहाँ अन्नामय्या जिले में जल संकट, भूमिगत जल स्तर नीचे जा चुका है और उन्हीं के सुधार करने के लिए प्रयासों में लगे हुए हैं। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं आज का अंतिम क्वेश्चन। नागपुर में आयोजित 26वीं राष्ट्रीय बधिर अंडर-16 बिल्ड्स शतरंज चैंपियनशिप में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? कविता जांगेड़ ने। किसने जीता है? कविता जांगेड़ ने। तो दोस्तों, आज राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। डेली हम यही इतने क्वेश्चन लेके आते हैं। अब हम बात करेंगे आर्ट एंड कल्चर की। तो बताना आपको क्लास कैसी लगी है। अगर अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। तभी मुझे लगेगा कि आपको मेरी क्लास अच्छी लगती है। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं राजस्थान आर्ट एंड कल्चर की। हमने 2 टॉपिक कंप्लीट कर लिए। कौन कौन से कर लिए हैं? राजस्थान के लोक देवता और लोकगीत। अब बारी है संत और संप्रदाय की।
संत और संप्रदाय में हमने संत धन्ना जाट कंप्लीट कर लिया, संत दयाल कंप्लीट कर लिया और हमने जम्बो जी भी कंप्लीट कर लिए। अब किसकी बारी है? अब चलिए बात करते हैं आगे संत पीपा। कल हमने यहाँ तक पढ़ लिया। आपने बताइए आप कमेंट करके कि आप नोट्स बना रहे हैं या नहीं। अगला संत पीपा। संत पीपा का जन्म गागरोन झालावाड़ में हुआ और ये गागरोन के शासक थे। इनका मूल नाम प्रताप सिंह खींची था और इनके गुरु का नाम रामानंद था। इनके गुरु का क्या नाम था? रामानंद। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं आगे। इन्होंने फिरोज शाह तुगलक को युद्ध में पराजित किया था और इन्होंने अपनी छोटी रानी सीता के साथ वैराग्य धारण किया था। संत पीपा ने मोक्ष प्राप्ति का साधन भक्ति को माना और संत पीपा ने आजीविका चलाने के लिए कपड़े सिलने का कार्य किया। इन्होंने ये दर्जी समुदाय, इनका समुदाय दर्जी समुदाय था। इन्होंने अपनी आजीविका को चलाने के लिए ये दर्जी बने, कपड़े सिलने का कार्य किया। संत पीपा के उपदेशों को गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल किया गया। इनके उपदेश को क्या कहते हैं? गुटका। इनके ग्रंथ को क्या कहते हैं? जोग चिंतामणि। इनकी छतरी कहाँ पर है? गागरोन झालावाड़ में। और इनकी गुफा कहाँ पर है? टोडा रायसिंग टोंक में। और इनका मंदिर कहाँ पर है? समदड़ी बालोतरा में। और इनका मेला कहाँ पर है? चैत्र पूर्णिमा। कहाँ पर कब बरता है? चैत्र पूर्णिमा को बरता है। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं अगले संत रज्जब जी की। संत रज्जब जी का जन्म सांगानेर जयपुर में हुआ और ये आमेर के मुख्य कोतवाल के पुत्र थे तथा जाति से ये पठान थे और इनके गुरु का नाम दादू दयाल था। ये आजीवन दूल्हे के वेश में रहे थे। इन्होंने दादू के उपदेशों को अंगवधू नामक ग्रंथ में संकलित किया तथा स्वयं ने सर्वंगी और रज्जब वाणी नामक ग्रंथों की रचना की। इन्होंने दादू की मृत्यु के पश्चात आजीवन अपनी आँखों पर काली पट्टी बांधी रखी तथा इन्होंने रज्जब जी की प्रधान पीठ सांगानेर जयपुर में रज्जब जी की प्रधान पीठ कहाँ पर है? सांगानेर जयपुर में। और रज्जब जी का प्रमुख कथन क्या है कि यह संसार वेद है और सृष्टि कुरान। क्या कहा था? कि संसार तो वेद है और सृष्टि है वो कुरान है। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं अगले संत जिनका नाम है जसनाथ जी। संत जसनाथ जी का जन्म 1482 ईस्वी में कतरियासर बीकानेर में हुआ और इनके पिता का नाम हमीर जी जानी था और इनकी माता का नाम रूपा दे। इनके गुरु का नाम क्या है? गोरखनाथ। और इनके मंगेतर का नाम क्या है? कालल दे। और इनकी बचपन का नाम जसवंत था। ऐसी मान्यता है कि संत जसनाथ जी हमीर जी जानी को डाबला तालाब के किनारे मिले थे, इसलिए ये हमीर जी जानी के ओसिए पुत्र कहलाए। कि ऐसा कहा जाता है कि इनके पिता हमीर जी जानी को ये एक तालाब के किनारे जिसका नाम डाबला तालाब के किनारे मिले थे, इसलिए ये हमीर जी जानी के ओसिए पुत्र कहलाए। जसनाथ जी निर्गुण निराकार ब्रह्म के उपासक थे। इन्होंने अपने ब्रह्म को ब्रह्मा व शिव नाम से संबोधित
किया। संत जसनाथ जी ने 12 वर्षों तक गोरखमाल या कतरियासर बीकानेर में साधना की थी और संत जसनाथ जी ने 1504 में जसनाथी संप्रदाय की स्थापना की और जसनाथी संप्रदाय के अनुयायी 36 नियमों की पालना करते हैं। गले में इस संप्रदाय के लोग गले में काली कुंड का 7 गांठों वाला धागा पहनते हैं तथा जाल वृक्ष व मोर पंख को पवित्र मानते हैं। संत जसनाथ जी ने सन 1506 में कतरियासर बीकानेर से जीवित समाधि ली थी और जसनाथी संप्रदाय की प्रधान पीठ कतरियासर बीकानेर में है, जहाँ प्रतिवर्ष चैत्र माघ और आश्विन माह की शुक्ल सप्तमी को इनका मेला भरता है। इनके मेले में जसनाथी सिद्ध अंगारों पर नंगे पांव अग्नि नृत्य करते हैं और नृत्य के दौरान फतेह फतेह का उद्घोष करते हैं। जसनाथ जी के समाधि स्थल पर इनकी मंगेतर काल्लल दे के लिए भंवर चूंदड़ी चढ़ाने की परंपरा है। कौन सी चूंदड़ी? भंवर चूंदड़ी चढ़ाने की परंपरा है। सिकंदर लोदी जसनाथ जी के चमत्कारों से प्रभावित होकर कतरियासर के समीप इन्हें 500 बीघा भूमि दान में देते हैं। कितने? 500। किसको देते हैं? सिकंदर लोदी देते हैं। किनको देते हैं? जसनाथ जी को देते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं आगे। संत जसनाथ जी ने लोहा पांगल नामक तांत्रिक को उनके झूठे अभिमान लोहा तांत्रिक कोई तांत्रिक था लोहा पांगल नाम का, उनके झूठे अभिमान को नष्ट किया। जसनाथ जी के प्रमुख ग्रंथ सिंबुदड़ा, कोंडा, जल झूलणों और गोरख छंदों। और जसनाथी संप्रदाय 2 शाखाओं में विभक्त है, जसनाथी जाट और जसनाथी सिद्ध। जसनाथी सिद्धों की विरक्त मंडली परमहंस मंडली कहलाती है। जसनाथी सिद्ध रामनाथ ने यशोनाथ पुराण ग्रंथ की रचना की, जिसे जसनाथी संप्रदाय का बाइबल कहते हैं। जसनाथी संप्रदाय की 5 उपपीठें कौन कौन सी हैं? कहाँ कहाँ पर है? एक तो है लिखमादेसर बीकानेर में, मालासर बीकानेर में, पुनरासर बीकानेर में, बम्बुल बीकानेर में और पांचलासी नागौर में। 5 उपपीठें हैं, जिसमें 4 बीकानेर में हैं और 1 नागौर में है। जसनाथी संप्रदाय की 84 बाड़ियाँ प्रसिद्ध हैं, जो जसनाथी सिद्धों का समाधि स्थल है। कितनी बाड़ियाँ प्रसिद्ध हैं? 84, जो कि जसनाथी सिद्धों का समाधि स्थल है। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास में बस इतना ही। इससे आगे हम संत लाल दास जी इनकी बात करेंगे कल। आज के लिए इतना ही। बताना आपको क्लास कैसी लगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें और शेयर करें। अगर आपका कोई दोस्त जो कि तैयारी करना चाहता है तो उनको प्लीज़ क्लासेस शेयर करें। आप जितना अधिक दूसरों की मदद करोगे, आपका उतना ही भगवान आपकी मदद करेंगे। प्लीज़ दोस्तों साथ दीजिए और बताइए कि क्लास कैसी लगी। मुझे तभी पता चलेगा जब आप क्लासों को अधिक से अधिक देखोगे और वीडियो के नीचे कमेंट करोगे और लाइक करोगे और चैनल को सब्सक्राइब करोगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। और हाँ दोस्तों, रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। रिवीजन 101% कीजिए
क्योंकि आप जितना ज़्यादा रिवीजन करोगे आपको उतना ही फ़ायदा मिलेगा। एक सब्जेक्ट की 1000 किताबें लाने से बेहतर है कि उस जो है आपके पास मटेरियल उसको ही जितना पढ़ सको उतनी बार पढ़ो, तभी आपको फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि क्वेश्चन घुमा फिरा के वहीं से आते हैं। लैंग्वेज चेंज कर देता है। अगर आप जितना ज़्यादा रिवीजन करोगे तो वो लैंग्वेज अगर उसने चेंज की भी एग्जामिनर ने तो वो भी आपके समझ में आ जाएगी। और मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। मेहनत की कंटिन्यूटी मत छोड़िएगा। डेली अनुशासन के साथ दिन प्रतिदिन हर रोज़ चाहे कम पढ़िए लेकिन पढ़िए ज़रूर, क्योंकि पढ़ाई के साथ कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे कल नई जोश, नई ऊर्जा और नए जुनून के साथ। महिलाओं, बच्चों, बड़े बुजुर्गों का सम्मान कीजिए और लगातार मेहनत करते रहिए, क्योंकि आज अगर आप समय की कदर नहीं करोगे तो कल समय आपकी कदर नहीं करेगा। तो इससे अच्छा कि आप ही समय की कदर कर लीजिए और मेहनत करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। तो और आगे आने वाले दिनों में राजस्थान में बहुत से एग्ज़ाम आने वाले हैं जिनकी आप तैयारी कर सकते हो। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल नई ऊर्जा, नए जोश और नए जुनून के साथ। थैंक यू सो मच। बाय बाय।